जय हिंद साथियों। देखिए भाई, उत्तर प्रदेश पीईटी एग्जाम के लिए हमने केमिस्ट्री का 2 मैराथन में थ्योरी कंप्लीट कर लिया था। आज ये जो आपका वीडियो होगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का श्रृंखला होगा, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अकॉर्डिंग टू पीईटी सिलेबस उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भाई रेडियो एक्टिवता डॉट डॉट का गुण है। तो अगर रेडियो एक्टिवता की बात करें तो रेडियो एक्टिव पदार्थों से, ध्यान देना, रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा बीटा गामा किरणों के निकलने की जो घटना होती है उसे ही क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिवता कहा जाता है। आपने देखा होगा इस प्रकार से, अगर मान लीजिए किसी शीशे में रेडियो एक्टिव पदार्थ को ले लिया जाए, ठीक है, तो यहाँ से 3 किरणें निकलती हैं। एक तो आपका अल्फा, एक तो आपका बीटा और एक आपका क्या होता है? गामा होता है। ठीक है, अल्फा बीटा और एक आपका क्या होता है? गामा होता है। तो यही प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिवता कहलाता है। ठीक है, और ये किसका गुण होता है? तो परमाणुवीय नाभिक का यह क्वालिटी होता है। किसका होता है? परमाणुवीय नाभिक। ठीक है, बाकी अगर बात करें तो भाई इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन इसका नहीं होता। ठीक है, इसका नहीं होता, एक्स किरणें नहीं और अल्ट्रावायलेट प्रकाश इससे भी नहीं होता है। तो याद रखिएगा रेडियो एक्टिव किसका गुण होता है? तो नाभिक का गुण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि भाई साधारण नमक, साधारण नमक है। याद रखिएगा जब सोडियम की क्रिया, ठीक है, सोडियम की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो हमारा बनता है NaCl बनता है। क्या बनता है? NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनता है और इसे ही क्या कहा जाता है? साधारण नमक कहा जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? साधारण नमक या खाने वाला नमक कहा जाता है। तो आपका 2 का हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखना आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया कि निम्न में अधातु बताइए। क्या पूछा गया कि भाई निम्न में अधातु बताइए, अधातु कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिया गया। पहला दिया कोबाल्ट, उसके बाद आयरन, उसके बाद दिया है आपका फ्लोरीन, उसके बाद क्या दिया है? सोडियम। तो अगर आप देखोगे कोबाल्ट, आयरन और सोडियम ये तीनों क्या हैं? धातु हैं। कौन कौन से? कोबाल्ट भी धातु है, ठीक है, आयरन भी धातु है और सोडियम भी क्या है? धातु है। जबकि फ्लोरीन क्या होता है? अधातु होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन पे क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, जबकि कोबाल्ट पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आयरन पे भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है और सोडियम पे भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि भाई धातु क्या कहते हैं? अपने परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जबकि अधातु क्या होते हैं? अपने परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो 3 का आपका हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, फ्लोरीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कहाँ होता है? तो एक ऑप्शन दिया है कपड़ा मिलों से, और ऑप्शन की बात करते हैं, देखना कपड़ा मिलों से, इसके अतिरिक्त क्या और दिया है? दूसरा दिया कि बिजली संयंत्र से, और तीसरा दिया जूते की फैक्ट्री से, और चौथा दिया है सब्जी की खेती से। तो अगर बात करोगे तो सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जन होता है ये कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा बिजली संयंत्र से। कहाँ से होता है? बिजली संयंत्र से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया, ध्यान देना। मुलायम धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। मुलायम धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है वो कौन कौन सी हैं? तो अगर बात करें सोडियम और पोटेशियम, क्या क्या? सोडियम है और पोटेशियम है। ये इसे जो है ना चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि ये जो सोडियम होता है वो जस्ट पनीर के जैसा होता है, उसको चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, तो 5 का याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया कि पीतल निम्न का मिश्र धातु है। तो पीतल निम्न का मिश्र धातु है। तो पीतल की अगर बात करोगे तो ये कापर और जिंक का, ठीक है, किसका होता है? कापर और जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है, ये हो गया कापर जिसको आप तांबा भी कहते हो और जिंक जिसको आप जस्ता कहते हो। ठीक है, इन दोनों का क्या होता है? मिश्र धातु होता है। तो आपका सी वाला सही हो जाएगा, कापर व जिंक। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में, एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है, एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है वो क्या है? तो याद रखिएगा फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस है। फास्फोरस को पानी में संग्रहित करा जाता है, अन्यथा ये रिएक्ट करके विस्फोटक बना लेता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातु होता है, इसीलिए इसे केरोसिन या फिर मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ताकि ये वायु के संपर्क में आने से बचा रहे और ये विस्फोट ना होने पाए। तो सोडियम को तो केरोसिन अर्थात मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जबकि फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि भाई निम्न में से कौन सी कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था है? कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था कौन सी है? तो देखना, चार ऑप्शन दिया गया, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और कोक दिया है। तो हीरा तो आपका क्रिस्टलीय रूप होता है, ठीक है। ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय होता है और फ्लोरीन भी, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है। जबकि यहाँ पे जो कोक दिया ना, कोक, कोक का मतलब हो जाएगा ये कोयला ही, तो ये इसका क्या होता है? अक्रिस्टलीय रूप होता है, इसका कोई क्रिस्टल नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया, पीएच पद सूचित क्या करता है? पीएच पद यानी कि पीएच स्केल जो होता है वो क्या सूचित करता है? घोल का तापमान, घोल का वाष्पीदाब, घोल की अम्लता या बेसिकता, घोल की आयनिक क्षमता। अगर पीएच की बात करोगे तो ये जो होता है पीएच स्केल, इस प्रकार से स्केल होता है। तो बीच में मान लीजिए 7, अगर 7 है तो आपका क्या होगा? अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा, ठीक है। कैसा होगा? उदासीन होगा। यदि विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो कैसा हो जाएगा? वो अम्लीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अम्लीय। अगर विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा? वो विलयन क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो पीएच पद सूचित करता है वो अम्लीयता या बेसिकता यानी कि अम्लीयता या क्षारीयता को ये व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, अगर पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय, यदि 7 है तो क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया कि भाई चूने का पानी में डाट डाट है, तो चूने के पानी में क्या होता है? तो बेसिकली जो चूने के पानी में होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। चूने के पानी में क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखना, वाशिंग सोडा का सूत्र देखना, वाशिंग सोडा है। अगर वाशिंग सोडा की बात करें तो ध्यान देना, इसका फार्मूला होता है Na2CO3, N2 में होता है 10H2O होता है, ठीक है। Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा 11 का कौन सा हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। हाइड्रेटेड का मतलब इसमें जल भी होता है, ठीक है, 10 मालिक्यूल। जबकि अगर बात करोगे सोडियम बाइकार्बोनेट तो ये आपका खाने वाले सोडे का क्या होता है? नाम होता है, रासायनिक नाम क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। और वॉशिंग सोडा यानी कि धोने वाले सोडा का क्या होता है? तो हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होता है, आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया, समुद्र जल से सामान्य नमक को डाट डाट पद्धति से प्राप्त किया जाता है। हाँ, समुद्र से जो नमक प्राप्त किया जाता है ये कौन सी पद्धति से प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पीकरण पद्धति से प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? समुद्री पानी को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, एक बड़े से गड्ढे टाइप का बना के, उसमें जब ताप पड़ता है, गर्मी पड़ती, तो पानी जो होता है वो भाप बन के उड़ जाता है और जो नमक होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो ये बेसिकली जो प्रक्रिया होती है एक वाष्पीकरण प्रक्रिया होती है, पानी वाष्प बन के उड़ जाता है और जो नमक होता है वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो 12 का याद रखिएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछा गया कि भाई न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का कार्य क्या होता है? हैवी वाटर यानी कि भारी जल, जिसका फार्मूला होता है D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। तो इसका जो कार्य होता है न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना, ठीक है, न्यूट्रॉनों की गति को
मंद करना या न्यूट्रॉनों की गति को धीमी करना इनकी क्या होती है, मुख्य कार्य होती है। ठीक है, यानी कि भारी जल का उपयोग जो है ना, ये क्या किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अर्थात इसके द्वारा यूरेनियम का विखंडन करने वाले तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों की गति को धीमा किया जाता है। किसके द्वारा, भारी जल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछा गया कि रेडियो एक्टिवता डॉट डॉट में उपयोग है। रेडियो एक्टिवता का डॉट डॉट में उपयोग है, किस में उपयोग है, तो याद रखिएगा ये दिए गए सब में, कृषि में भी काम आता है, कारखाने में भी काम आता है, औषधि में भी ये काम आता है। 15 नंबर आपके क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भाई देखना, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया था। यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया था, तो उनका नाम था नील बोर। क्या नाम था, नील बोर। इन्होंने ही अपने परमाणुीय मॉडल में स्पष्ट किया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में ही घूमते हैं। और बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा तभी ग्रहण या त्यागते हैं जब ये किसी नई कक्षा में कूदते हैं। तो 15 का याद रखिएगा, आपका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो भाई 16 में आपसे क्या पूछा गया, परमाणु की नाभिक में क्या क्या होते हैं। तो इसको हमने पढ़ा भी था कि भाई प्रत्येक तत्व की अगर बात करें तो उसमें परमाणु होता है, और परमाणु के भीतर क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक कैसा होता है, तो भाई ये धनावेशित होता है। कैसा होता है, धनावेशित होता है, जबकि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। नाभिक के भीतर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो परमाणु के नाभिक के भीतर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इस प्रकार आपका 16 का हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, परमाणु उदासीन होता है जबकि नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो भाई आपसे पूछा गया, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो देखना 14 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 2, 8 और 4 होगा। ठीक है, 2, 8, 4 होगा। जैसे हुंड के बहुलता के नियम के अनुसार, ठीक है, 2, 8, 18, 32 होता है। तो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही उसकी संयोजक इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 17 का डी आपका सही हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 17 का डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया कि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है तथा परमाणु संख्या 16 है, तो इसके न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो आपको फार्मूला बताया गया था भाई, ए इक्वल टू होता है जेड प्लस यन होता है। ठीक है, ए इक्वल टू जेड प्लस यन होता है। ठीक है, इस प्रकार से फार्मूला होता है, ए इक्वल टू जेड प्लस एन, जहाँ ए क्या है द्रव्यमान संख्या, जेड क्या है परमाणु क्रमांक, एन क्या है न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, द्रव्यमान संख्या कितना दिया है 32 बराबर परमाणु संख्या कितना दिया है 16 और प्लस एन क्या आपका न्यूट्रॉनों की संख्या। तो जब आप एन की वैल्यू निकालोगे तो 16 इधर जाके घट जाएगा, तो 32 में से 16 जाएगा, आपका आ जाएगा 16 न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे, 16 न्यूट्रॉन आपका सही हो जाएगा, 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया कि भाई सूखी बर्फ क्या है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कहते हैं, सूखी बर्फ कहते हैं। ठीक है, किसे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, सूखी बर्फ कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बात करते हैं। तो भाई आपसे क्या पूछा गया, जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है, विनिमय नहीं होती है, अपघटित होती है, विकसित होती है या अवशोषित होती है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो अभिक्रिया में जो ऊष्मा होती है ये विकसित होती है। ठीक है, क्या होती है, विकसित होती है। ठीक है, याद रखिएगा। जब ये क्रिया होता है सोडियम का क्लोरीन से, ठीक है, आप देखते हो Na पॉजिटिव होता है और Cl निगेटिव होता है, तो बना लेता है NaCl बना लेता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो अभिक्रिया में ऊष्मा होती है डेवलप्ड होती है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाई आपसे क्या पूछा गया, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है। तो भाई ईस्ट कहो या खमीर कहो, इसके द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना किण्वन कहलाता, क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ए आपका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है। कौन सी विधि काम में लाई जाती है। तो बेसिकली इसमें अपचयन विधि उपयोग किया जाता है। कौन सी? अपचयन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। ठीक है। यह एक अपचयन पद्धति है जिसमें वनस्पति तेल हाइड्रोजन से संयुक्त होकर अधिक गलनांक ताप वाले ठोस घी में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे घी का गलनांक लगभग 36 डिग्री सेल्सियस के लगभग आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या पूछा गया कि भाई निम्न में से कौन एक प्रबल अपचायक है। कौन एक प्रबल अपचायक है। तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। एक होता ऑक्सीकारक और एक होता है अपचायक। तो अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है? तो आपका होता है अपचायक होता है। ठीक है। तो कैल्शियम आपका क्या होता है? एक प्रबल अपचायक का काम करता है। 24 वाला देखना आपसे पूछा गया कि शीतल पेयों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है। शीतल पेयों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है। तो ध्यान देना जो होता कार्बन डाइऑक्साइड होता। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये बेसिकली जो इसका गैस होता है ये शीतल पेय पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे आप ठंडे पीते हो। ठीक है। जो आपका स्प्राइट होता है। ठीक है। या कोको कोला हो गया। ठीक है। इन सब में क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी प्रयोग किया जाता है। 24 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 25। क्या पूछा गया कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। ठीक है। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। नेक्स्ट देखना सेम है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो आप कहिएगा 7 होता है। कितना होता है? आप कहिएगा 7 होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। तो भाई 27 देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है क्या? परमाणु संख्या या एक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु का आकार या संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बेसिकली अगर बात करें कि एक ही ग्रुप का अगर कोई तत्व है तो उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन का मतलब किसी परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसके संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यदि एस ब्लॉक के सभी तत्व हैं तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। पी ब्लॉक के सभी तत्व हैं तो उनके भी बाह्यतम कोश में सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? समान होगी। तो 27 का हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या पूछा गया कि भाई आवर्त समूह में आयनीकरण ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर चलने पे क्या होती है। तो ये भाई घटती है। क्या होती है? घटती है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 29 वर्ग 18। ठीक है। या समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो जो वर्ग 18 में तत्व रखे गए हैं इन्हें शून्य वर्ग भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? शून्य वर्ग भी कहते हैं। या इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? एक नाम से और जानते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। और इसमें आप देखोगे तो आपका कौन कौन सा हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान और रेडान। ठीक है। ये सभी रखे गए हैं। क्या क्या? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान। ये सभी किसमें रखे गए हैं? समूह 18 में, या इसे शून्य वर्ग के तत्व भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 आपसे क्या पूछा गया कि भाई ना चिपकने वाले बर्तनों पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो किसकी परत चढ़ाई जाती है? 30 का हो जाएगा आपका सी। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? सॉरी बी हो जाएगा टेफ्लॉन। क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन हो जाएगा। ना चिपकने वाले बर्तनों पर टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन यानी कि पीटीएफई को ही टेफ्लॉन ब्रांड नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसमें संग्रहित करते हैं। किसमें संग्रहित करते हैं? तो याद रखिएगा नमी रोधी पात्र में। किसमें? नमी रोधी पात्र में। ठीक है।
क्योंकि भाई जैसे ये नमी पाता है तुरंत ये कठोर पदार्थ बना लेता है, ठीक है, इसीलिए इसे नमी रोधी पदार्थों में रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, टार्टरिक अम्ल निम्न में से किसका संगठक है? टार्टरिक अम्ल निम्न में से किसका संगठक है? तो याद रखिएगा जो बेकिंग पाउडर होता क्या होता है? बेकिंग पाउडर होता है, इसका क्या होता है? ये संगठक होता है। 33 में आपसे क्या पूछा गया कि भाई निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल अम्ल है? कौन एक प्रबल अम्ल है? तो याद रखिएगा जो यहाँ पे दिया गया है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल एक प्रकार का क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है। जबकि अगर बात करें तो भाई सिट्रिक अम्ल, तो भाई ये क्या होता है? जैसे इमली में, और भाई ये एस्टिक अम्ल तो ये तो सिरके में पाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है? तो अभी अभी हमने ऊपर चर्चा किया था, हीलियम, नियान, आर्गन, ठीक है, हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टान हो गया, जेनान, रेडान, ये सभी क्या है? अक्रिय हैं। जबकि ब्रोमीन आपका क्या है? एक अधातु है, ये अक्रिय नहीं है। तो 34 का आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35, इन्होंने पूछा कि दो तत्वों एक्स और वाई का परमाणु द्रव्यमान समान है, लेकिन उनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 20 और 21 हैं। तो एक्स और वाई हैं, देखना, अगर परमाणु द्रव्यमान समान है, परमाणु द्रव्यमान अगर समान है तो क्या हो जाता है? समभारिक हो जाता है, ठीक है। अगर परमाणु क्रमांक समान होगा तो क्या होगा? समस्थानिक होगा। अगर उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है तो क्या होगा? सम न्यूट्रॉनिक होगा, ठीक है। तो 35 का याद रखिएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे क्या पूछा गया कि भाई रासायनिक रूप से क्वार्ट्ज निम्नलिखित में से क्या है? क्वार्ट्ज की अगर बात करोगे तो ये रासायनिक रूप से सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। क्या होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, ठीक है, SiO2 होता है, ठीक है, SiO2 होता है, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। 37 में आपसे पूछा गया कि दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है? तो भाई लैक्टिक अम्ल बनता। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। एस्टिक एसिड तो भाई सिरके का है। टार्टरिक एसिड तो भाई जो आप कहते हो इमली, ठीक है, ब्यूटी के ये तो नहीं है, ठीक है। तो ये जो लैक्टिक एसिड होता है, क्योंकि उसमें भाई लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं? दूध से दही में वो किण्वन द्वारा कन्वर्ट कर देते हैं। तो दूध खट्टा होने पर उसमें कौन सा होगा? लैक्टिक एसिड होगा। 37 का आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे क्या पूछा गया? ध्यान दीजिएगा, पूछा गया कि भाई संगमरमर किसका रूप है? संगमरमर किसका रूप है? तो याद रखिएगा यहाँ पे 38 में आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। किसका रूप होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का यह एक रूप होता है। तो 38 का आपका हो जाएगा डी, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए 39 आपसे पूछा गया कि भाई बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का अगर रासायनिक नाम की बात करें ना, तो इसका जो सूत्र होता है, ध्यान देना, बेकिंग सोडा का ये होता है NaHCO3 होता है, ठीक है, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसे ही कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो 39 का आपका हो जाएगा बी। 40 में आपसे पूछा गया कि भाई खाने का सोडा है, तो खाने वाले सोडे की बात करें तो ये होता है NaHCO3 होता है, ठीक है, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट इसका नाम होता है। क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। 40 का आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया बेरियम मील का उपयोग किया जाता है। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है तो किसमें किया जाता है? ध्यान देना, ये बेसिकली 41 का आपका जो दिया है बी, आहार नली के एक्सरे के लिए, ठीक है, आहार नली के एक्सरे के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, रूबी के लाल रंग का कारण क्या है? यानी कि जो रूबी कांच होता है उसके लाल रंग का कारण क्या है? तो याद रखिएगा बेसिकली जो क्रोमियम ऑक्साइड होता है, क्या होता है? क्रोमियम ऑक्साइड होता है, इसी के कारण होता है। 42 में आपसे पूछा गया कि भाई जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो ये जो 43 है इसमें आपका हो जाएगा 0%, इसमें 0% होता है, ठीक है। चलिए
क्या क्या होता है इसमें, तो तांबा होता है, जस्ता होता है और निकेल होता है। ठीक है, 60% इसमें क्या होता है, अगर इसकी बात करोगे जर्मन सिल्वर में, तो आपका 60% क्या होता है, तो याद रखिएगा तांबा होता है। ठीक है, कापर। और अगर बात करें तो 20% की बात करें, तो 20% आपका होता क्या, तो जस्ता होता है। और 20% आपका क्या होता है, तो याद रखिएगा निकिल होता है। ठीक है, इसमें चांदी का परसेंट अगर बात करें तो 0% होता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है, 44 में आपसे पूछा गया सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है, तो वो भाई यूरेनियम है। ठीक है, क्या है, यूरेनियम। आपने देखा होगा 92 यूरेनियम 235 और एक होता है 92 यूरेनियम 238 होता है। ठीक है, तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है, तो आप क्या कहोगे, यूरेनियम है। क्या है, यूरेनियम है, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सा रसायन सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो सूर्य में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। और सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत भी क्या होता है, हाइड्रोजन ही होता है। क्यों, क्योंकि भाई इसमें दो हाइड्रोजन मिल करके क्या बना लेते हैं, तो भाई ये बना लेते हैं, हमारा ध्यान देना, दो हाइड्रोजन मिल करके तो ये बना लेता एक हीलियम। ठीक है, ये नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, और सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। वह शर्करा जिसमें मीठे की मात्रा न्यूनतम होती है, मीठे की मात्रा क्या होती है, न्यूनतम होती है, तो वो कौन सी शर्करा है, तो भाई वो है लैक्टोज है। क्या है, लैक्टोज है। ठीक है, सबसे मीठी की बात करें तो फ्रैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज, उसके बाद लैक्टोज। पहले क्या आएगा, तो याद रखिएगा सबसे पहले नंबर पे अगर बात करें सबसे मीठी, तो सबसे मीठी शर्करा है फ्रैक्टोज। उसके बाद आपका हो जाएगा सुक्रोज, सुक्रोज के बाद आ जाइए तो आपका हो जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकेज के बाद माल्टोज, माल्टोज के बाद हो जाएगा लैक्टोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये FASCML। ठीक है, FASGML, ठीक है, फ्रैक्टोज, उसके बाद सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज और लैक्टोज हो जाएगा। चलिए 47 देखना, आपसे पूछा गया कि आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या है, तो आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या होता है, 2 मिथाइल प्रोपेन होता है। क्या होता है, 2 मिथाइल प्रोपेन होता है। ठीक है, तो 47 का आपका हो जाएगा कौन सा, बी वाला, सॉरी सी वाला आपका सही हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। 48 आपसे पूछा गया कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि जो LPG होता है, क्या होता है, LPG, लिक्विफीड पेट्रोलियम गैस, इसी को हिंदी में बोलते हैं तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, का मुख्य घटक क्या होता है, तो बेसिकली इसमें जो मुख्य घटक होता है वो ब्यूटेन होता है। क्या होता है, ब्यूटेन होता है। 48 का हो जाएगा डी। यहाँ पे देखना फिर से 49 में पूछा कि भाई LPG का मुख्य घटक क्या होता है, तो भाई ये ब्यूटेन होता है। वैसे इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण भरा जाता है, परंतु ब्यूटेन इसमें क्या होता है, मेन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखना, आपसे क्या पूछा गया, पाक गैस का मिश्रण है। पाक गैस का मतलब वही है LPG, तो ये किसमें होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ये पाक गैस माने खाना पकाने वाली जो गैस होती है, तो उसमें भी क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन का ही मिश्रण होता है। 51 आपसे पूछा गया कि मीथेन के अणु में केवल एक बंद, केवल दो बंद, केवल तीन बंद या एकल और द्वि तीन बंद सब होता है, तो अगर मीथेन की बात करोगे तो एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन इस प्रकार से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन ऐसे ही जुड़े होते हैं। तो इसमें क्या है, केवल एकल बंद ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केवल सिंगल बंद पाया जाता है। 51 का आपका हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की देखना, बात करते हैं, तो भाई इथाइल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, तो 52 में याद रखिएगा ये बेसिकली बना लेता क्या, तो याद रखिएगा इथाइन। ठीक है, इथाइल एथनोएट बना लेता। ठीक है, या एथिल एथनोएट बना लेता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 आपसे क्या पूछा गया कि भाई खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जस्ते के बजाय टिन का लेप होता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जस्ते के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि क्योंकि याद रखिएगा जो 53 का दिया आपका डी, जस्ता टिन की तुलना में, ठीक है, जस्ता टिन की तुलना में अभिक्रियाशील है, इसीलिए डिब्बों पर जस्ती की बजाय टिन का लेप चढ़ा होता है। चलिए 54 देखना, आपसे क्या पूछा गया
कि भाई परमाणु सक्रियता की खोज किसने किया था। तो किसने किया था, चार ऑप्शन आपके सामने है। तो हेनरी बेक्युरेल ने, किसने किया, हेनरी बेक्युरेल ने किया था। ठीक है, परमाणु सक्रियता की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी हेनरी बेक्युरेल ने 1896 में की थी। जबकि अगर यहाँ पे जो दिया थॉमसन, तो इन्होंने क्या किया था, तो याद रखिएगा, तो इन्होंने किया इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, चैडविक ने, तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज किया। ठीक है, जबकि यहाँ पे रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड और थॉमसन दोनों ने मिलकर किया। चलिए 54 का याद रखिएगा, डी आपका सही हो जाएगा। 55 आपसे पूछा गया क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग, क्या लिखा है, क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग किसमें होता है। तो ये जो उपयोग किया जाता है 55, ये बेसिकली रॉकेट तकनीकी में किया जाता है। किसमें, रॉकेट तकनीकी में किया जाता है। 55 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे पूछा गया है, पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ सेट प्राथमिक जिम्मेदार है। तो जीवन की उत्पत्ति की अगर बात करें तो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये क्या होता है, जो कि जिम्मेदार होता है। ठीक है, इन्हीं के संयोग, इन्हीं तीन पदार्थों के संयोग से प्राथमिक प्रोटीन अणु एमिनो अम्ल बनते हैं, जो कोशिका के केंद्रक में डीएनए के अवयव होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, याद रखिएगा NaCH। ठीक है, चलो कार्बन, हाइड्रोजन और क्या होता है आपका, नाइट्रोजन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया कि भारतीय मंगल मिशन, मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था। तो मंगलयान का जो प्रक्षेपण किया गया था 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से किया गया। कहाँ से किया गया, श्रीहरिकोटा से किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते क्वेश्चन नंबर 58, गलत कथन का चयन कीजिए, गलत कथन का चयन कीजिए। क्या दिया है, जब जल 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ में परिवर्तित होता है तो इसके आयतन में कमी होती है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। चलिए 59 में देखना आपसे क्या पूछा गया, जब पीले फास्फोरस की NaOH, ठीक है, जब पीले फास्फोरस को रहेगा, ठीक है, पीले फास्फोरस को NaOH के गर्म और घने घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है, कौन सी जहरीली गैस बनती है। तो यहाँ पे जो आपका बनता है वो बनता है फास्जीन गैस। कौन सी, फास्जीन जैसी जहरीली गैस बनती है। ठीक है, जिसका फार्मूला होता है PH3 होता है। 60 में आपसे पूछा गया कि भाई नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य वस्तुओं के प्रक्षालन हेतु डाट डाट को हटाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, 61 आपसे पूछा गया कि भाई डाट डाट की उच्च मात्रा के कारण स्वास्थ्य के लिए चॉकलेट हानिकारक हो जाता है। किसके कारण, तो याद रखिएगा लेड। ठीक है, लेड के कारण हो जाता है। अगर लेड की उच्च मात्रा होने के कारण यह क्या हो जाता है, हानिकारक। ठीक है, लेड वर्षों तक शरीर में पहुंचाने वाली खून एवं मस्तिष्क संबंधी गड़बड़ियां पैदा कर सकती है। ठीक है, 62 आपसे पूछा गया कि पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल क्या है। तो वो आपका क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है। ठीक है, 63 में आपसे पूछा गया कि विद्युत हीटर में प्रयुक्त की गई तारों की कुंडली को क्या कहा जाता है। तो इनको तत्व कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखना 64, विद्युत बल्बों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कांच क्या है। तो इसमें जो यूज किया जाता है वो फिलेंट कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, फिलेंट कांच का। 65 देखना, लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह के कारण यह होता है। क्या होता है, तो याद रखिएगा 65 का आपका रसायन प्रभाव होता है। क्या होता है, रसायन प्रभाव होता है। 66 देखना, गैस एनजीओसी, ठीक है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। तो ध्यान देना, जो भरा जाता उच्च दाब पर द्रवित करके भरा जाता है। ठीक है, उच्च दाब पर द्रवित करके भरा जाता है। तो ये आपका ए सही होगा, क्योंकि देखना जो गैस एजेंसियों द्वारा खाना पकाने के लिए गैस दिया जाता है उसमें प्रोपेन हो गया,
ठीक है, क्या प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण दिया जाता है, ठीक है, ब्यूटेन उसमें मेन होता है। तो इन दोनों गैसों को बहुत उच्च दाब पर दाब के भरा जाता है, ठीक है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, गैस के अणु पास पास आ जाते हैं और सिलेंडर के अंदर ये द्रव के रूप में रहते हैं। और जैसे ही दाब हटाया जाता है फिर से ये द्रव किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो सिलेंडर के अंदर वो द्रव में होते हैं, जब दाब हटाते हैं हम लोग यानी कि रेगुलेटर ऑन करते हैं तो ये गैस में पुनः कन्वर्ट हो जाता है। 67 देखिएगा, पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती, कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती, तो छानना, ठीक है, ये कीटाणुओं को नहीं मारती। 68 देखना आपसे पूछा गया, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है अमोनिया गैस का प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता है, अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 69। तो 69 आपसे क्या पूछा गया है, ये पूछा गया कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये आपका पड़ेगा पुणे में। कहाँ पे है, पुणे में है। RDX का पूरा नाम क्या है, RDX एक प्रकार का विस्फोटक होता है ना, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो 70 का याद रखिएगा, डी, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट, ठीक है, एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखना 71 आपसे पूछा गया, वाहन में कार्बोरेटर, ठीक है, वाहन में कार्बोरेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो 71 का याद रखिएगा, ए, पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण, ठीक है, पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। हाँ, इनका मिश्रण बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। 72 ये आपसे पूछ रहे हैं कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है, इस गुण को बोला जाता है प्रस्वेदन कहा जाता है, ठीक है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है उसको क्या कहा जाता है, प्रस्वेदन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखना आपसे क्या पूछा कि भाई सिरके, नींबू व दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ध्यान देना, सिरके हो या नींबू हो या दही हो, इनमें क्या पाया जाता है, तो तीनों में ही क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, ठीक है, सिरके में भी, दही में भी और नींबू में भी क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे बात करें, सिरके में एसिटिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल तथा दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखना आपसे क्या पूछा गया कि भाई पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रसायन क्या है। तो उपयोग किया जाने वाला जो रसायन बेसिकली क्लोरीन और ओजोन दोनों का प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है। जल को रोगाणु मुक्त करने के विभिन्न तरीके हैं जिनमें क्लोरीन तथा ओजोन द्वारा भी जल को विसंक्रमित किया जा सकता है, ठीक है, विसंक्रमित किया जा सकता है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से सही ढूंढिए, सही कथन। पहला दिया कि पत्थर पारदर्शी है और कांच अपारदर्शी, स्टोन चाक पानी में घुलनशील है, चीनी पानी में घुलनशील है, तेल पानी में मिल जाता है। तो यहाँ पे देखना जो सही कथन वो आपका क्या है कि भाई चीनी पानी में क्या है, घुलनशील है, चीनी पानी में क्या है, घुलनशील है, ठीक है। चलिए अब देखना यहाँ पे जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 75 क्वेश्चन तक कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो आपका होगा बायोलॉजी। बायोलॉजी की जो थ्योरी होगी हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद बायोलॉजी का भी हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो है आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनका जो है पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो भाई देरी किस बात का, अभी जाएं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे जाएं और ज़रूर देखें। और हाँ, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो भाई वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारी PDF अवेलेबल हो जाएंगी। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में नए सेशन के साथ, बायोलॉजी के साथ, ठीक है। तो भाई तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।